फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा अरुण और गीता जी दिव्या से मिलने उसके घर जाते हैं तो दिव्या के पापा उन्हें दिव्या से मिलने नहीं देते। माँ, मैंने कहा था ना, ये लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। गीता अरुण से लिपट कर रोने लगी तो कविता जी की भी आंखें भर आई। अब आगे माफ करे वो भी तुम्हें अरुण, तुमने माफी के लायक कोई काम नहीं किया है अरुण, तुमने तो गुनाह किया है और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। आप सच कह रहे हैं ललित जी, गीता बोली। अरुण ने गलती नहीं गुनाह किया है, पर एक बार मुझे मेरे पोते से मिल लेने दो। मैंने कहा ना आप लोगों से, दिव्या यहाँ से जा चुकी है, कहाँ गई है वह मैं नहीं बताऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा अब अरुण को सच में पछतावा है, उस दिन मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा, पर अभी आप लोग फिलहाल के लिए हमें अकेला छोड़ दे। ललित ने कहा, चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने काम ही ऐसा किया है, मुझे माफी कहाँ से मिलेगी। सही कहा अरुण तुमने, तुम बार बार वही काम करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें पहले ही प्रिया से मिलने से रोका गया था तो तुम नहीं माने। यशवंत जी ने भी मना किया, गीता जी ने भी मना किया। दिव्या बार बार इसी बात पर टूटकर बिखरती रही कि प्रिया से मत मिलो, पर तुम नहीं माने। तुम्हारे सामने प्रिया की सच्चाई तक आ गई, फिर भी तुम नहीं माने। उसने सुसाइड का झूठा नाटक किया तो फिर दौड़कर उसके पास पहुंच गए तुम। हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम सुधर गए हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। क्या पता कल प्रिया फिर कुछ ऐसा करे और तुम फिर उसके पास लौट जाओ, दिव्या फिर से उसी दर्द में घिर जाए। जिस दिन हमें विश्वास होगा कि तुम सच में सुधर गए हो, तब हम सोचेंगे तुम्हें दिव्या से मिलने दे या नहीं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं तुम्हारे और प्रिया के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। हाँ, मुझे भी जानना है, आप प्रिया के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। आपको कैसे पता? मुझे प्रिया की सच्चाई पता चल गई थी, हमें सब पता है अरुण। अगर पहले से ही हमने अपने कान और आँख खुले रखे होते तो आज दिव्या की यह हालत नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है अरुण, प्रिया ने सच में सुसाइड करने की कोशिश की थी? नहीं, यह वीडियो देखो कैसे डील कर रही है प्रिया। अब समझ में आया प्रिया किस कदर तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। यह वीडियो अतुल ने भेजा था, उसे पता था प्रिया आसानी से चुप नहीं बैठेगी, कुछ न कुछ खुराफात तो करेगी ही। इसी कारण वह और विक्की प्रिया की हरकतों पर नजर रखते थे, पर ललित अतुल के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती तो मेरी रही जो मैंने दिव्या की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी और जल्दी ही उसकी शादी कर दी। काश मैंने इतनी जल्दबाजी नहीं की होती, दिव्या को तुमसे बेहतर जीवन साथी मिला होता। चलो जाओ यहाँ से अरुण। गीता जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। मुझे इस तरह आपको मना करना अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपने पोते का मुंह यहाँ तक खींच लाया है। पता तो आपको बहुत दिन पहले ही चल गया था, पर एक बार भी फोन कर दिव्या का हाल जानने की कोशिश नहीं की आपने। आज फुर्सत मिली है आपको, फिर कितना भी हो आप माँ है तो अपने बेटे का भला ही सोचेंगी। आप सही कह रहे हैं ललित जी, हमसे गलती तो हुई है और यह गलती कोई छोटी गलती नहीं है। अरुण को उसकी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। दिव्या जहाँ भी रहे खुश रहे, उसको और उसके बच्चे को मेरा दिल से आशीर्वाद है। चलती हूँ बहन जी, गीता जी कविता जी से बोली। गीता और अरुण वापस लौट जाते हैं। गीता के आंसू नहीं रुक रहे थे। चुप हो जाओ दीदी, बीमार हो जाओगी। हो जाने दे छोटी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपने बेटे का घर टूटते हुए देखूंगी। इतने चाव से दिव्या को बहू बना कर लाई थी, क्या पता था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। दिव्या अपनी चाची के साथ अपने बेटे वंश को टीका लगवाने गई थी। सुनैना बच्चों की डॉक्टर थी तो बच्चे के लिए कुछ आवश्यक दवाएं ले आई थी। यह इतनी सारी दवाएं। दिव्या, वंश ठीक तो है ना? हाँ दीदी, वंश ठीक है, सुनैना बोली, पर बच्चे के लिए सफर लंबा है। वंश को कोई दिक्कत ना हो तो कुछ जरूरी दवाएं ले ली है बस। तब ठीक है, मैं तो घबरा ही गई थी, कविता बोली। माँ, कुछ हुआ है क्या? दिव्या ने पूछा। क्या? कविता बोली। वो पापा पता नहीं किस सोच में बैठे हैं, उन्होंने अभी तक हम लोगों को देखा भी नहीं तो तुरंत ही वंश को ले जाते हैं। अरे वो ऑफिस का कोई फोन आया था, तब से ही कुछ सोच रहे हैं। सब बढ़िया है बेटा, तू चिंता मत कर, कविता जी हड़बड़ाकर बोली। सुनैना ने कविता के चेहरे के भाव पढ़ लिए। दीदी, सर दर्द हो रहा है तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी क्या? अरे तू बैठ, मैं बना कर लाई। कविता रसोई में चली गई। पीछे पीछे सुनैना भी रसोई घर में पहुंच गई।
दीदी सच सच बताइए क्या हुआ है, आप भी परेशान सी दिख रही है, कुछ तो हुआ है। कविता सुनैना को सब बता देती है। आप चिंता मत करो दीदी, सब अच्छा होगा। कल सुबह ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दिव्या के सब दुख यहीं रह जाएंगे। दिव्या भी एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। अब जब वापस आएगी तो एक नई दिव्या जो जिंदगी की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखती होगी। जानती हूँ सुनैना, मैंने दिव्या को जन्म दिया है, पर प्यार तुमने मुझसे कहीं ज्यादा उसको दिया है। रात को सब खाना खाकर सोने चले गए। ललित एक बात पूछूं? हाँ कविता पूछो ना। आपने गीता बहन को दिव्या से मिलने क्यों नहीं दिया? आपने क्यों झूठ बोला कि दिव्या कहीं दूर चली गई है? बेचारी कितनी आस लेकर आई थी, दिव्या की भलाई के लिए झूठ बोला था। कविता अगर आज दिव्या, अरुण और गीता से मिल लेती तो शायद उसका यहाँ से जाना मुश्किल होता। वह यहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि वह अरुण से अभी भी बहुत प्यार करती है। अरुण भी उससे प्यार करता है, पर वह अभी तक उसके प्यार की सच्चाई को समझ नहीं पाया। इसीलिए अभी उनका नहीं मिलना ही बेहतर है। अरुण को फील होना चाहिए कि दिव्या उसकी जिंदगी में क्या जगह रखती है। और फिर दिव्या हमेशा के लिए तो जा नहीं रही, कुछ ही दिनों की तो बात है। नई जिंदगी में रहकर नई नई चीजें सीखेगी मेरी बेटी, जिंदगी को नई तरीके से जीना सीखेगी जो उसके आगे के लिए बेहतर होगा। मैं उसका बाप हूँ, उसका बुरा नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ दिव्या को प्यार मिले, उसकी जिंदगी में ठहराव आए, पर सबसे पहले वो कुछ बन जाए। मैं जानता हूँ उसकी जिंदगी, उसकी खुशियाँ अरुण है, पर वह अभी अरुण से नहीं मिल सकती। अरुण को भी इंतजार करना होगा, यह दिखाना होगा कि वाकई में वह दिव्या को अपनाना चाहता है। दिव्या को भी मजबूत बनना होगा। रो रो कर जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। यह तो आपने सही कहा ललित जी, अगर दिव्या नादान नहीं होती तो आज यह नौबत नहीं आती। दीदी चलिए खाना खा लीजिए। तू खा ले छोटी, मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं दीदी, आपको अभी अपनी दवा भी लेनी है। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। आपने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया तो भगवान आपको इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं। आप चिंता मत करो, मेरा दिल कहता है जल्दी ही आपको बहू और पोते दोनों का सुख मिलेगा। फिर हम सब साथ में रहेंगे। और आप यह चाहती हैं जब आपकी बहू आए तो हम सबको डांट लगाए कि हमने आपका ध्यान नहीं रखा, है ना दीदी? चलो अब जल्दी से खाना खाकर दवाई खा लो। मेरा मन नहीं है छोटी, बेकार की जिद मत कर। मौसी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अरुण देखो दीदी खाना नहीं खा रही, अगर उन्होंने समय से दवाई नहीं ली तो फिर से वही प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम ही चलकर समझाओ दीदी को। अब रीता भी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अकेली कैसे संभाल पाऊंगी। मौसी आप चलिए, मैं आता हूँ। अरुण भी अनमना सा अपने रूम में लेटा हुआ था। माँ क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? आप मेरी गलती की सजा खुद को क्यों दे रही है? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, पर मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं जल्द ही तेरे पोते और बहू को लेकर वापस आऊंगा। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा सर नीचा हो। चलो अब कुछ खा लो। आप नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। गीता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खाना खा लेती है और दवा खाकर सोने चली जाती है। अब अरुण एक धीर गंभीर इंसान बन गया था। दिन रात सिर्फ काम ही काम में लगा रहता। सक्सेना ग्रुप अब इंडिया के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। दिव्या भी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी थी। वंश 4 साल का हो गया था, बिल्कुल अरुण की कार्बन कॉपी था। वंश बहुत ही शरारती बच्चा था। दिव्या जिस कंपनी में जॉब करती थी उसी कंपनी में अरुण को भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। हेलो एक्सक्यूज मी, मिस्टर रोबिन के साथ आज मेरी मीटिंग फिक्स है, क्या आप बता सकती हैं उनका कैबिन किधर है? यस सर, 17th फ्लोर पर सीधे जाकर लेफ्ट में रूम नंबर 110। सर इस समय मीटिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरुण मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। वहां मिस्टर रोबिन अपने स्टाफ के साथ पहले से ही कुछ डिस्कशन में लगे हुए थे। हेलो मिस्टर रोबिन, ओ मिस्टर अरुण, वेलकम, हम आपका ही वेट कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एक चेयर खाली थी। मिस रोजी, यस सर, यह दिव्या क्यों नहीं आई अभी तक? अरुण दिव्या के नाम से चौंक गया, फिर खुद को संयत कर बोला, मैं भी पागल हूँ, दिव्या यहाँ अमेरिका में क्या करेगी? सर अचानक से दिव्या के घर में इमरजेंसी आ गई तो मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहकर घर चली गई। ओके नो प्रॉब्लम, चलो फिर मीटिंग शुरू करते हैं। रोजी पहले आप प्रेजेंटेशन देंगी, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करें। मीटिंग करीब घंटे तक चली।
अरुण जब मीटिंग में जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचा तो दिव्या पहले से ही लिफ्ट के पास मौजूद थी। उसने आंखों पर चौड़े फ्रेम का धूप का चश्मा लगा रखा था, बाल खुले हुए थे, हल्के ब्लू कलर का ब्लेजर पहन रखा था जो दिव्या की पुरानी छवि सलवार सूट साड़ी के विपरीत था। अरुण की ओर उसकी पीठ थी, इसीलिए अरुण उसे देख नहीं पाया। लिफ्ट में लगे आईने में दिव्या ने अरुण को देख लिया था, इसीलिए वह 10वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकलकर रोजी की कैबिन में चली गई। रोजी को प्रेजेंटेशन की फाइल सौंपकर दिव्या घर वापस निकल गई। ओ अरुण, तुमने सामने आकर आज फिर मेरे दर्द को हरा कर दिया। क्यों नहीं भूलने देते मुझे। दिव्या सीधे घर न जाकर एक कॉफी शॉप में बैठ जाती है। अपने और अरुण के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। काश प्रिया हमारे बीच नहीं आई होती तो आज हम साथ में होते। आज जिंदगी ने हमें अजनबी बना दिया। अरुण कॉफी शॉप से निकलकर दिव्या पैदल ही घर के लिए चलती। अरुण ऑफिस से निकलकर टैक्सी कर होटल के लिए निकल गया। रेड सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी हो गई थी। अरुण आसपास के नजारे को देख रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे फुटपाथ पर चल रही दिव्या पर पड़ी। अरुण उसे भी अपना ख्याल समझता है। दिव्या, तुम आज भी मेरे दिल में इस कदर बसी हो, हर जगह तुम ही नजर आती हो। यह क्या हो जाता है मुझे। दिव्या यहाँ क्यों और कैसे आई होगी, यह मेरा भ्रम है। ग्रीन सिग्नल होते ही टैक्सी चल पड़ी। तभी अचानक अरुण को कुछ याद आता है। अरे, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। वो दिव्या ही थी। हाँ, दिव्या यहाँ हो सकती है। यह मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ड्राइवर, गाड़ी वापस ले लो और वहाँ चलो जहाँ रेड सिग्नल हुआ था। चलो जल्दी। यस सर। ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया। दिव्या ने बताया था उसके नितिन चाचा अमेरिका में रहते हैं। दिव्या यहीं आई है, यहीं अपने चाचा चाची के पास में। अब तो मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। सर, हम वहीं आ गए। अरुण वहाँ चारों ओर दिव्या को देखता है। दिव्या कहीं दिखाई नहीं देती। दिव्या को उसकी चाची मिल गई थी। अरे दिव्या। चाची दिव्या को आवाज लगाती है। दिव्या, कहाँ जा रही हो। चाची आप। हाँ मैं। बैठो गाड़ी में। क्या हुआ, तुम तो ऑफिस के लिए निकली थी ना। कुछ नहीं चाची, थोड़ा सर दर्द महसूस हो रहा था, मैं घर वापस जा रही थी। ऐसे पैदल घर कहाँ है पता है ना, अभी भी 1 घंटा लगेगा। बताओ क्या हुआ। चाची की प्यार भरी झिड़की सुनकर दिव्या रिवासी हो उठी। अरे अरे, यह क्या, यह आंसू, सब ठीक तो है ना। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।